हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर। और मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था रैपिडेक्स रिवीजन की सीरीज में। इसी सीरीज में चलते हुए हमारी ये आज नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो कि हम पिछली क्लास में किया था, जो कि 2024 का पेपर 2025 में जो आए थे उन पेपर की सीरीज को हम करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ नोट की कि आरपीएससी का लेवल आरपीएससी ही मैच कर सकता है। तो वैसे क्वेश्चन करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए उन्हीं क्वेश्चनों को आप करोगे तो ज़्यादा सर्वाधिक संभावना है कि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट हो, संख्या चेंज हो जाए। कई बार क्वेश्चन भी सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। तो इसी क्रम में चलते हुए हम ये आज आपका अगला वाला पेपर लेके आए, जो कि हुआ था 26 जून 2025 को। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन ये रहा। अब ये पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक श्रेणी आपको दी हुई है 5, 10, 26, 50, 122। इसका अगला पद क्या होगा? अगला पद अगर आपको निकालना है तो अगला पद आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी डिफरेंस में जा रहा है। अगर ये पास पास में जा रहे होते तो कुछ जोड़ या घटा रहे होते, इनका डिफरेंस निकाल लेते हम। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 5 के बाद 10, 10 के बाद 26, 26 के बाद 50, 50 के बाद सीधा 122। यानी कि ये तो गुणोत्तर श्रेणी में जा रहे हैं या फिर कुछ स्क्वायर या क्यूब की श्रेणी में जा रहे हैं। अब यहाँ के अगर हम देखें क्यूब में जाते तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता। ये इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ जाके क्रिएट नहीं होगी, यहीं क्रिएट हो जाता जब ये क्यूब होता। लेकिन ये स्क्वायर के आसपास हम इसको देखते हैं कि जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे 49 भी एक स्क्वायर होता है, 121 भी एक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि स्क्वायर के जस्ट बाद वाला हो रहा है। स्क्वायर के जस्ट बाद वाला कैसे? कि ये तो हो रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं आया। ये भी हमें एक चीज देखनी है कि 4 का स्क्वायर नहीं आया। जबकि ये वाला हो रहा है आपके 7 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे 6 को भी छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पे हो रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 1। अब हम एक चीज इसमें देख सकते हैं कि स्क्वायर प्लस 1 तो हो रहा है, लेकिन ये इतना बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे 3 चीज लग रही है। एक तो लग रही है स्क्वायर, दूसरी चीज लग रही है स्क्वायर के बाद में एक ज्यादा बड़ा करके, लेकिन तीसरी चीज इसमें जो लग रही है वो है, आप यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो हो जाएगी 13। तो 13 का स्क्वायर प्लस 1 अगर यहाँ पे ऑप्शन में है तब तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। नहीं तो फिर हम कुछ और लॉजिक लगा के देखेंगे। वैसे तो यहाँ पे ये लॉजिक फिट बैठ रहा है कि ये अभाज्य संख्या आ रही है, अभाज्य संख्या का स्क्वायर प्लस 1। तो अभाज्य संख्या का स्क्वायर प्लस 1 के हिसाब से 13 का स्क्वायर प्लस 1 169 प्लस 1, और 169 प्लस 1 होता है 170। ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होती तो ये एकदम से वहां पे एग्जाम में आपके पास में बनना काफी मुश्किल हो जाता है। एकदम से ये दिखता नहीं, क्योंकि ये आ गई अभाज्य संख्या। स्क्वायर भी अगर आप लगाने की कोशिश करते तो यहाँ पे इतनी जल्दी से समझ में नहीं आता। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पर। हमने इस तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी पहले, अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर किए थे, तो इसलिए आपको ये चीज जिन्होंने यहाँ से पढ़ा था वो इस क्वेश्चन को कर लिए थे। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर और 1/x² का समांतर माध्य एम स्क्वायर है। तो x और 1/x का माध्य क्या होगा? अब ये वाले क्वेश्चन की एक पूरी क्लास थी जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके के करवाए गए थे, और सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था, जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा हमें दिया हुआ था ये वाला और निकलवाया था ये वाला। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया हुआ था। तो आप देख लीजिए सेम क्वेश्चन की हम जब क्लास करते हुए आ रहे हैं तो वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। जस्ट उल्टा कर दिया उस क्वेश्चन को। हम इससे ये निकाल रहे थे, उसने इससे ये निकलवा दिया, उल्टा करवा दिया। तो यहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला था, और वो क्या था? यदि x प्लस 1/x का मान यदि a दिया हुआ हो, इसका मान यदि a दिया हुआ हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये क्या होता है हमारे पास में? ये होता है a² माइनस 2। ये हमारे पास फॉर्मूला काम में लेते हुए आ रहे थे। ऐसे पूरी एक क्लास में हमने सारे ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसका मान निकालेंगे। इसने क्या बोला कि x² और 1/x², इसका समांतर माध्य क्या है? m²। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रहा है वो करके देखिए। एक सेकंड, हम लेंगे ये वाला कलर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि x² और 1/x², इसका समांतर माध्य क्या बोल रही है? m²।
समांतर माध्य मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। तो जोड़ के 2 का भाग देने की जगह हम यहाँ पे इस 2 को सामने की तरफ गुणा कर सकते हैं, यहाँ से की जगह यहाँ लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आ गया 2m स्क्वायर। और जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। तो इससे अगर तुलना करें तो हमारे पास में आ गया कि ए स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे दी 2m स्क्वायर। और पूछा क्या है, पूछा है इसने x और 1/x का माध्य क्या होगा, यानी कि x और 1/x का माध्य ये क्या होगा। तो ये माध्य क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू ज्ञात करनी है। और वो क्या होती है, इस फॉर्मूले के हिसाब से वो वैल्यू होती है a। इसका मान हमारे पास में है और इसका मान हमें निकालना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 है तो a का मान हमें निकालना है। तो काफी आसानी से निकाला जा सकता है, बस केवल इतना सा ही लॉजिक था कि a स्क्वायर माइनस 2 के मान तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में। तो इससे हम अगर उल्टा करें तो a स्क्वायर बराबर ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अंडर करेंगे, इधर भी अंडर कर दो इधर भी अंडर कर दो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी अंडर के अंदर 2m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो 2 बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि a की वैल्यू आके आ गई, a की वैल्यू आ गई अंडर 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे आ गया m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी, a क्या होता है x प्लस 1/x। इसको यहाँ पे उठा के सीधे सीधे रख दो कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, अंडर का 2m स्क्वायर प्लस 1। ये तो हमारे पास आ चुकी, यहाँ पे रखा और इसका माध्य निकालने के लिए 2 का भाग दे दिया, तो बस ये आ गया हमारा आंसर। यही चीज थी, क्वेश्चन क्या किया था, सिर्फ ये दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का माध्य क्या है, m स्क्वायर। माध्य m स्क्वायर यानी कि जो बटे में 2 आता है वो ले गए हम सामने, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, फॉर्मूला ये होता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। तो इसी फॉर्मूले से हमने ये देख लिया कि अब की बार हमें ये दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है ये। तो तुलना करके निकाल लो कि a स्क्वायर माइनस 2 क्या है, वो तो है ये, और इससे निकाल लिया a की वैल्यू आ गई ये, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास में सीधी सीधी आ गई। अब यहाँ पे ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन यहाँ पे अंडर 2 इस तरीके का, अंडर2 m स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है, इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, इस तरीके का ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसके अपॉन में 2 हो। तो हम इसको आगे और सोल्व करेंगे, आगे और सोल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ पे अंडर2 बाहर निकाल लो, अंडर2 अलग लिख लो और इसको अलग लिख लो कि m स्क्वायर प्लस 1, और नीचे की तरफ क्या है 2, इसको भी क्या कर लो आप अंडर2 इंटू अंडर2। ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ पे अंडर2 से अंडर2 कट जाए। अब हमारे पास में जो आ रहा है वो बन गया कंप्लीट किया अगर अंडर में, ऊपर m स्क्वायर प्लस 1/2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको आंसर बनाना ही पड़ेगा, आंसर यहाँ भी आ चुका था जैसा भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ऑप्शन में नहीं आ रहा तो आप गलत नहीं हो, आपको थोड़ा सा आगे और सोल्व करना है, एक स्टेप और आगे तक जाना है, और यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट अब ये है कि निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो यदि इन आंकड़ों की माध्य का 63 है तो x का मान क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पिछली शिफ्ट में भी जो क्वेश्चन था, पिछली जो हमने एमसीक्यू क्लास देखी उसमें भी आया था, यानी कि 23 तारीख वाले पेपर में भी ग्रुप ए में भी ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन था, और इसमें भी ये क्वेश्चन है। वहां पे माध्य का 16 दी हुई थी, ऐसे ही आंकड़े दिए हुए थे और सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, और ये काफी इजी क्वेश्चन है, सबको ये क्वेश्चन आता होगा कि आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया, उनकी माध्य का दे दी 63, तो एक्स का मान निकालना है। तो वही आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े। तो माध्य का कौन सी हो जाएगी 10 प्लस 1/2, यानी कि 11/2 पद, यानी कि 5.5, 5.5वां पद, वो क्या होता है 5वें और छठे पदों का बीच का। तो ये हो गए 1 2 3 4, ये 5वां और ये छठा। अक्सर इन एक क्वेश्चनों में ये जो एग्जाम्पल होते हैं इनमें आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बीच के 2 पद आपको दिख रहे हैं x और x प्लस 2, तो ये इतना जोड़ के इतना जो हमने किया वहां पे पहले ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये दोनों पदों का मध्य पद ही आएगा और उसका मान दिया हुआ होगा 63। तो अगर ये समझ में आ गया तो टाइम भी जरूरत लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या करो इनका माध्य निकाल लो कि x प्लस 2/2 माध्य, भाई ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, बीच वाला पद 5वां और छठे पद का मध्य पद, ये निकाला और इसका मान हमें दिया हुआ है 63। तो सीधी सी बात है x का मान हम निकाल लेंगे, x और x क्या हुआ 2x प्लस 2 बराबर 63 का डबल क्या हो गया 126, ये 2 इधर जाकर के क्या हो जाएगा 124, 2x बराबर 124
और x बराबर क्या हो गया 62, x की वैल्यू आ गई 62। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपके पास में सेम टू सेम दिए हुए हैं, इस वजह से थोड़ी स्लाइड बड़ी हो गई है, करने की जगह नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हुए चल रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये बोल रहे हैं 7 व्यक्ति ए की पंक्ति में इस क्रमानुसार खड़े हैं कि प्रथम 2 व्यक्तियों ए और बी के मध्य की दूरी 10 मीटर है। अब यहाँ पे आप वैसे तो क्वेश्चन रीजनिंग का, पर एक लॉजिकल रीजनिंग है, आपको लॉजिक से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ लॉजिक से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, 7 व्यक्ति खड़े हुए, कौन से, ए बी सी डी ई एफ और जी, इस तरीके से 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। प्रथम 2 व्यक्ति ए और बी के मध्य की दूरी 10 मीटर है। ये दो व्यक्ति, ये और ये, इनके बीच की दूरी तो है आपके 10 मीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तथा क्रमागत व्यक्तियों के मध्य की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है, यानी कि इसके अगले वाले जो है उसमें 1 मीटर कम हो जाएगी, फिर उनके अगले वाले उसमें 1 मीटर कम हो जाएगी, उनके अगले वाले फिर 1 मीटर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनके बीच में कितनी, 9, इनके बीच में है 8, इनके बीच में 7, इनके बीच में 6, इनके बीच में 5, इस तरीके से दूरी कम होती जाएगी। तब ये पूछा है कि बी और एफ के मध्य की दूरी क्या होगी। बी और एफ के मध्य की दूरी, ये बी है और ये एफ है, इन दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी, तो आपको इनको जोड़ देना है, ये आ जाएगी इनके मध्य की दूरी। बस केवल इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना है, इन दोनों को, इन चारों को जोड़ा तो ये 8 2 16 8 3 24, 24 और 6 30 मीटर। ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, देखना है और आराम से जो दिया हुआ है बिल्कुल आराम आराम से सोच के उसको करना है, आराम से क्वेश्चन होता है बिल्कुल आसानी से। ऑप्शन सी। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, यदि बहुपद इसका एक शून्य क्या है -1, तब अन्य शून्य क्या होंगे। एक बहुपद दिया हुआ है, ये इसका एक शून्य दिया हुआ है -1, तो शून्य -1 दिया हुआ है और अन्य शून्य इसमें पूछा गया है, अन्य शून्य इसमें पूछा गया, या तो आप इसमें -1 रख करके और इस तरीके से इक्वेशन को तोड़ के इसके अलग अलग टुकड़े करके ये निकाल लो, लेकिन इनको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, आपसे पूछा गया अन्य शून्य कौन से होंगे, सीधे शून्य पूछा है, शून्य के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, तो आप सीधे ऑप्शन उठाओ, इसमें रखो, जो जीरो हो रहा है वो आंसर हो जाएगा, जिन ऑप्शन से यहाँ पे जीरो हो रहा है उससे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन भी सिमिलर से 2 -2 3 -3, तो आपको ये चार ही चीजें उठा करके रखनी है, उसमें ये चारों ऑप्शन मैच कर जाएंगे। 2 को उठा करके रखो, 2 को उठा करके रखने पे अगर ये जीरो हो रहा है तो देख लो, 2 को रखते हैं, अगर इसको 2 को रखने पे हो रहेगा 2 का क्यूब 8 -4x², यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16, माइनस का 16 +2 और +6, ये 6 और 2 8 और 8 16 और माइनस का 16, यानी कि 2 को रखने पर तो ये जीरो हो गया, 2 को रखने पे जीरो हो गया, इसका मतलब ये -2 वाला तो नहीं होगा, -2 वाला नहीं होगा। अब 3 को रख करके चेक कर लो, एक बार 3 को रख के अगर चेक करते हैं तो ये लो, 3 को रख के चेक कर लेंगे। अब क्या हो गया, 3 3 9 3 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 चौक 36 +3 +6, 6 और 3 9, 27 और 9 36, 3 रखने पे 2 और 3 रखने पे ये भी हो गया जीरो, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 रखने पे और 3 रखने पे, यहाँ पे अगर -3 में आता तो ये वाला आंसर होता, +3 में है इसलिए ये वाला आंसर है। पूरा रखने की हमें जरूरत पड़ी नहीं, सिर्फ हमने कोई भी एक रखा, बाकी का अपने आप कट जाएगा। मान लो -2 रखते और जीरो नहीं आता तो आपको ये समझ में आया था कि -2 नहीं है, फिर बचे हुए 2 ऑप्शन बचे, उन दोनों ऑप्शन में भी या तो आप 3 रख लो या -3 रख लो, इस तरीके के ऑप्शन में आंसर तो आपको एक ही आना है। तो अगर सही बैठ रहा है तो वही ऑप्शन हो सकता है, और अगर नहीं बैठ रहा तो वो वाले ऑप्शन काट देने। ठीक है, तो ये किया, ऑप्शन से मैच किया, शून्य के यहाँ पे पूछा है, शून्य के मतलब इसको रखने पे ये चीज जीरो हो जानी चाहिए, और जीरो कैसे हो गई, जब यहाँ पे रखा, रख करके चेक किया और जीरो हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट। ये टाइम बचाने की थोड़ी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको ताकि टाइम बच सके। चलेंगे, रैखिक समीकरणों के युग्म है, उसमें अनंत हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान, तो निम्न में से कौन सा एक सत्य है, ये पूछा गया कौन सा एक सत्य है। अब यहां आपको देखना है अनंत हल विद्यमान है, इससे आप क्या समझते हैं कि हमें एक चीज पता है कि अनंत हल अगर विद्यमान है तो यानी कि जो रैखिक समीकरण युग्म है वो एक दूसरे पे क्या है, संपाती रेखाएं कैसी है, संपाती। और उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी आपके a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
C2। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये पता है तो आप इसके अनंत हल के क्वेश्चन कर सकते हैं। अनंत हल हो या कोई सा भी हो, कोई हल नहीं हो या अद्वितीय हल हो। मान लो यहाँ पे आपको दिया जाता है अद्वितीय हल, अगर अद्वितीय हल यहाँ पे दिया जाता तो अद्वितीय हल के लिए आप क्या करेंगे, अद्वितीय हल में यहाँ तो क्या होगा, समपाती रेखा है ना, कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। अद्वितीय हल इसमें मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी कि एक ही सॉल्यूशन है आपके पास में, अद्वितीय हल, कोई दूसरा हल नहीं है। अनंत हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इंग्लिश में भी ध्यान रखें, इनफाइनाइट। अब इसमें क्या होगा, ये कब होगी, जब रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यानी कि इंटरसेक्ट करेगी, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी, तब यहाँ पे आपके पास में सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा, सिंगल सॉल्यूशन आएगा। तो ये सिंगल सॉल्यूशन कब आएगा, जब रेखा एक दूसरे को क्रॉस करेगी, और क्रॉस करने पे तब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी a1/a2 बराबर नहीं होगी b1/b2 के। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि अनंत हल दे रखा है, तब तो ये होगा, और अद्वितीय हल दे रखा है तब आपके ये होगा। ये दो ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, और एक और होता है आपके कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ये क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी कि यहाँ पे a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, इस तरीके से। अब जो हाल फिलहाल में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको दिया हुआ है कि अनंत हल विद्यमान है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अनंत हल विद्यमान है, यानी कि a1/a2 है, b1/b2 है और c1/c2 है। यहाँ पे अनंत हल विद्यमान है, ये दे रखा है अनंत हल विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा एक सत्य है, यहाँ पे आपको इक्वेशन बतानी है निम्न में से कौन सा एक सत्य है, और यहाँ पे निकालना है ए और बी के मान। ए और बी के मान निकालने के लिए अनंत हल अगर दिया हुआ है तो आप सीधे से पता कर लेंगे। ये तो है आपका a1, ये है आपका a2, ये है आपका b1, ये है आपका c1, ये b2 और ये c2। ठीक है, तो यहाँ पे जो a1/a2, b1/b2, c1/c2 आप यहीं पे भी करके चेक कर लीजिए, चाहे अगली स्लाइड में आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो a1/a2 क्या हो गया, 2/2a, 2/2a, ये तो हो गया a1/a2। b1/b2 क्या हो गया, 3/a+b, ये हो गया 3/a+b। और c1/c2 क्या हुआ, वो हुआ आपके पास में 7/28, ये हो गया 7/28। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए, अगर इसको काट दे 7 चौक 28 तो 1/4, इधर 2 से 2 काटा तो 1/a। यहाँ पे इन दोनों से अगर हम चेक करें तो हमारे पास में आ गया a/1, 1/a बराबर क्या हो गया 1/4। इसका मतलब a की वैल्यू तो आ गई 4। ठीक है, अगर इसको निकल के, अगर इसको और इसको लेकर के करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/a+b बराबर 1/4, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर से इधर तो 4 तो चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये तो हो गया 12, और ये आ जाएगा इधर a+b। इसका मतलब a की वैल्यू यहां से उठा के रखे तो a बराबर 4 यहां रख दे, तो 4 + b बराबर 12, और b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई 12 - 4 यानी कि 8। b की वैल्यू 8 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, a बराबर 4 है, b बराबर 8 है, तो ऑप्शन क्या मैच करेगा। अगर a बराबर 4 रखे, b बराबर 8 रखे तो ये तो हो जाएगा 16, ये हो गया 4, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। फिर हम दूसरा देखेंगे कि b बराबर 8 है, a बराबर 4 है, अगर इसमें रखें तो b की वैल्यू तो 8, a की वैल्यू 4, 4 × 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो 8 बराबर 8, ये वाली चीज मैच कर रही है। कैसे कि b बराबर 2a, b की वैल्यू तो हमारे पास में आ रही है 8, और a की वैल्यू क्या आ रही है 4, और 8 बराबर 8 हो रहा है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा b बराबर 2a। ये चीज इसमें मैच करनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये जो इसकी मेन थीम ये है कि अनंत हल में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, ये आपको याद है। तो इस टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे अनंत हल दे दे, चाहे अद्वितीय हल दे दे, चाहे कोई हल नहीं आए, आप इस फॉर्मूले को लगाइए और सीधे आपके पास में जो भी पूछा हुआ है वो कट पिट करके आपके आंसर निकल के आ जाएगा। कहीं से आपको कोई दूसरी चीज सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, सबने उम्मीद है कर लिया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि यदि x बराबर 2√3 है
तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या विचार करना है कि x प्लस वन अपॉन एक्स एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। x माइनस वन अपॉन एक्स एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। और x प्लस वन अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स ये एक अपरिमेय संख्या है। रेशनल और इरेशनल पूछा है, जबकि x की वैल्यू आपको दी हुई है। ये काफी बड़ी स्लाइड है, इसको थोड़ा छोटी करके साइड में करते हैं, यहीं पे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहां आप देखिए कि x की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस रूट थ्री, दिख तो रही है आपको। परिमेय और अपरिमेय पूछा है किसका, x प्लस वन अपॉन एक्स का और x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से अंडर रूट में और इस तरीके से दी हुई है। तो हम सबसे पहले तो वन अपॉन एक्स निकालेंगे। वन अपॉन एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि x जब आपको दिया हुआ है 2 प्लस रूट थ्री, एक्स दिया हुआ है 2 प्लस रूट थ्री, तो वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री। और इसका वही इस तरीके से नीचे की तरफ रूट दिखता है तो हम क्या कर देते हैं इसका परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। और वो क्या होता है, ऊपर नीचे इसके अपोजिट से गुणा कर देते हैं। यहाँ भी गुणा कर दिया और यहाँ भी गुणा कर दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री और नीचे आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री, इन दोनों का आपस में गुणा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फोर माइनस थ्री, और इसका आंसर आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री। अब हमारे पास दोनों आ चुका, एक्स भी पता है और वन अपॉन एक्स भी पता है। तो अब हम इसके चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये क्या है, ये हम निकाल के देख लें कि एक्स की वैल्यू टू प्लस रूट थ्री और वन अपॉन एक्स की टू माइनस रूट थ्री। तो एक्स प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री, ये रूट थ्री से रूट थ्री गया और इसकी वैल्यू आ गई चार। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू चार आई है, तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया सही। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। इसमें यही पूछा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हो गया सही। अब हम चेक करेंगे x माइनस वन अपॉन एक्स, तो x माइनस वन अपॉन एक्स अगर निकालें तो वही टू प्लस रूट थ्री माइनस टू माइनस रूट थ्री, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, आखिर में टू से तो टू कट जाएगा, आपके पास बचेगा टू रूट थ्री। हाँ, टू रूट थ्री बचेगा। और टू रूट थ्री यानी कि रूट में कोई संख्या आ रही है। अब आपके पास में ये क्या बची है, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या जो पी वाई क्यू में नहीं हो सकती, वो वाली बात है। अपरिमेय संख्या बची है, अपरिमेय बची है, यही चीज पूछी कि x माइनस वन अपॉन एक्स एक अपरिमेय संख्या है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब आप ये देखो, डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो इन दोनों का गुणा करके देख लो। यानी कि एक संख्या तो है आपके पास में चार और दूसरी संख्या है आपके पास में टू रूट थ्री, इन दोनों का गुणा, ये क्या है आपके पास चार दूनी आठ, आठ अंडर रूट तीन, ये क्या होनी चाहिए, इरेशनल अपरिमेय संख्या, तो बिल्कुल है। यहाँ पे भी रूट तीन आ रहा है और रूट तीन एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारे पास में क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। ये वाला भी स्टेटमेंट हो गया आपका सही। तो ए बी और डी सही है, तीन तीन के जोड़े यहाँ पे। अब आप सी को भी चेक कर लीजिए। सी क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ देख लो आप, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही चीज है ये जो यहाँ पे दी हुई है, वही यहाँ पे दी हुई है, ये और ये सेम चीज दी हुई है। यहाँ पे बस इसको खोल के लिख दिया, यहाँ पे बिना खोले लिख दिया, चीज यहाँ पे सेम दी है, बस एक बार तो दे दिया इसको अपरिमेय संख्या और एक बार इसको परिमेय संख्या। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, और सही कौन सा हो गया, ये अपरिमेय, जबकि ये क्या है, परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका मान आएगा आठ रूट तीन और परिमेय नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया गलत, सी का स्टेटमेंट गलत हो गया, जबकि ए बी डी सही है, ए बी डी ऑप्शन बी। बस इसी तरीके से चेक करना है। चेक करना काफी आसान है, बस एक बार आपने देख लिया कि x का मान कुछ इस तरीके से अंडर में दिया है, x का मान था ये, वन अपॉन एक्स का मान आपने निकाल लिया परिमेयकरण करके, तो दोनों के मान कुछ इसी प्रकार से आए ताकि आपस में ही कट सके। ये टू प्लस रूट थ्री आया, ये टू माइनस रूट थ्री आया। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा एक बार, तो दूसरी बार टू से टू कट जाएगा, तो एक तो आ जाएगी परिमेय, एक आ जाएगी अपरिमेय, सिंगल
दोनों बातें सही है। तीसरी बात, ये वाली चीज, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा भी अपरिमेय होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का गुणा अपरिमेय होता है, ये हमें वैसे भी पता है। उन सिद्धांतों को यूज करवा के यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा उन्हीं को यूज करवाया है कि भाई ये चीजें एक परिमेय है, ये एक अपरिमेय, इन दोनों का गुणा क्या होगा, अपरिमेय। वो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है एक त्रिज्या 2r के गोले के, इसको भी छोटे करेंगे थोड़ी। ये बोल रहा है त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास और 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। मतलब 2r त्रिज्या का एक धातु का ठोस गोला है, तो गोला बना दो सबसे पहले तो। ये लो, ये हमने बनाया एक धातु का ठोस गोला। इसकी त्रिज्या क्या है, 2r, इधर से भी है 2r, इधर से भी है 2r। इसको किसमें रखा, 4r व्यास के और 4r ऊंचाई के बेलन में। 4r व्यास का मतलब हो गया कि बेलन की त्रिज्या भी क्या है, 2r। अब बेलन की त्रिज्या 2r है तो बेलन भी क्या है, इसी के बराबर है। बेलन बना लो, ये लो, ये हो गया बेलन। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई क्या दी है, बेलन की ऊंचाई दी है 4r। तो यहाँ पे 2r तो इसकी इधर है और 2r इसकी इधर है, यानी कि बेलन भी कुछ इस प्रकार से इसके बराबर का ही आएगा। ये देख लीजिए, बेलन भी कुछ इसी प्रकार से आएगा, इसके बराबर सा। अब दिख रहा होगा आपको बेलन, ये हो गया आपका बेलन। ठीक है, यहां पे ये बताना है कि भरे हुए पानी का आयतन, बेलन को जब पूरी तरह से पानी से भर दिया जाए, अब बेलन को पानी से भर देंगे, इसके अंदर ये गोला है, तो पानी किस जगह पे आएगा, पानी आएगा कुछ यहाँ पे, ये पानी से हम इसको भर देते हैं, पानी आएगा यहाँ पे, जो खाली जगह बची हुई है साइडों में, साइडों में उसी जगह पे पानी आएगा, बीच में गोले में तो जा नहीं सकता। ये हो गया पानी, ये ब्लू हो गया पानी पानी पानी। अब बेलन को पूरी तरह से पानी भर दिया जाता है, तब भरे हुए पानी का आयतन क्या होगा, भरे हुए पानी का आयतन क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। तो मेन चीज आपको क्या है, इस पानी का आयतन निकालना है। क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, हमने कई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के एक बेलन के अंदर एक गोला रख दिया गया, अब चाहे वो उसमें बचे हुए पानी का आयतन पूछे, चाहे उसमें हवा का आयतन पूछे, चाहे खाली जगह का आयतन पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, कुल मिला के आपको बाहर वाली आकृति के आयतन में से अंदर वाली आकृति का आयतन निकालना है, तो आपके पानी का आयतन आ जाएगा। अब बाहर वाली आकृति क्या है, बेलन, बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई हो गई आपको दे दी 4r, 2r तो यहां से यहां तक, 2r यहां से यहां तक, और बेलन की ऊंचाई तो क्या हो गई 4r, ये तो हो गई बेलन की ऊंचाई। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या भी 2r है, इसकी त्रिज्या भी 2r है, त्रिज्या तो दोनों की 2r है। अब आप इसका अगर आयतन निकाले पानी का, तो बाहर वाली आकृति का आयतन माइनस अंदर वाली आकृति का आयतन, बाहर क्या है आपके बेलन का आयतन, और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एच, एच क्या है 4r, माइनस अंदर वाला क्या है, अंदर है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है आपका 2r का क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया बेलन का, ये हो गया गोले का। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास में पानी का आयतन आ जाएगा। तो सीधे सीधे आप क्या करो, पाई को बाहर निकाल लो, आर क्यूब को भी बाहर निकाल लो, यहां भी आर स्क्वायर और आर, यहां भी आर का क्यूब, तो ये हो गया आर क्यूब इंटू पाई, ये तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16, माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32, 32/3। आगे इसको और सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, अगर एलसीएम 3 लेते हैं तो 16 3 48, 48 में से 32 गए तो 16, तो यहाँ तो बचा 16/3, और बाहर बचा पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब इंटू 16/3, ये आ गया आपका पानी का आयतन, ये पानी का आयतन आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये जो पानी का आयतन है, ये इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर, गोले के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन के बराबर, गोले के आयतन से दुगना, बेलन के आयतन से दुगना। तो सीधी सी बात है, हमें गोले का आयतन निकालना पड़ेगा, बेलन का आयतन में निकालना पड़ेगा, उससे मैच करना पड़ेगा। तो गोले का आयतन तो क्या है ये, और बेलन का आयतन है ये। ठीक है, तो जैसे गोले का आयतन ही निकालते सबसे पहले, गोले का आयतन क्या है 4/3
पाई, और ये क्या है 8r³। तो यहां पे अगर इसको सोल्व करें आगे तो 8 चौक 32, 32/3 πr³। ये आ गया हमारे पास में गोले का। 32/3 πr³ यहाँ है, 16/3 πr³ यहाँ है। तो हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ 32/3 है, यहाँ 16/3 है। तो इससे सिमिलर कुछ है कि 32 को अगर आधा कर दें 32/3 में, इसमें अगर 2 का भाग दे दे, इसमें अगर 2 का भाग, ये तो ऑप्शन नहीं है, गोले के आयतन के बराबर तो नहीं है, क्योंकि गोले का आयतन तो आ रहा है 32/3 πr³, जबकि इसका जो पानी का आयतन हमारे पास आया था वो आया था 16/3 πr³। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन अगर इसमें 2 का भाग दे दे तो हमारे पास में इसका मान क्या आ जाएगा, 32 की जगह वही आ जाएगा 16/3 और πr³। और यही हमें चाहिए 16/3 πr³। ये कब हुआ, जब गोले के आयतन को हमने कर दिया आधा, गोले के आयतन में हमने 2 का भाग दिया, और ऐसा ऑप्शन है गोले के आयतन का आधा, गोले के आयतन के आधे के बराबर। तो बस यही इसका आंसर है। क्वेश्चन लेंथी आपको लग सकता है, क्वेश्चन सोल्व करने में काफी बड़ा हो सकता है, जब हमने क्लास में किया तब काफी बड़ा था, लेकिन अब जब आप इसको यहाँ डायरेक्ट करते हैं, ऐसा करना अगर आप सीख गए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट करने पे ये क्वेश्चन काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, पूरी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संबंध पूछा है। जहां संबंध पूछता है वहां पे पूरा काट पीट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पे। ऐसा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आकृतियों का संयोजन, इससे बने हुए क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन ही होता है। अब यहां देखिए आप, एक क्वेश्चन एक और वही क्षेत्रमितीय क्वेश्चन है कि विमाओं, ये आपकी कुछ विमा दी हुई है, ये बोल रहा है कि इस विमाओं वाला एक घनाभ बनाने के लिए ये और ये मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। यानी कि एक आकृति को दूसरी आकृति में ढालने के लिए आपको संख्या पूछ रही है, कितने संख्या इनको पिघलाना पड़ेगा। और संख्या कैसे निकालते हैं, वही बड़ी वाली का आयतन बटा छोटे वाली का आयतन। संख्या निकालने के लिए बड़े वाले का आयतन में छोटे वाले का आयतन का भाग दे दो, सीधी सी बात है। संख्या अगर निकालनी है, और बड़े वाले का आयतन क्या है, विमा ये इसका एक घनाभ है, और घनाभ का आयतन तो क्या होता है, सीधे सीधे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इंटू ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तो हो गया घनाभ का आयतन। इसके बाद में चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चांदी का सिक्का, सिक्का मैंने बताया सिक्का कौन सी आकृति होती है, बेलन। भले सिक्का बहुत पतला सा है, इतना सा है, ये देखिए आप, ऐसा है, लेकिन इसकी कुछ मोटाई तो है। और जो इसकी मोटाई है सिक्के की, ये जो आपको मोटाई दिख रही है, ये मोटाई क्या हो जाती है, इसकी ऊंचाई। तो सिक्के की मोटाई क्या दे रखी है यहाँ पे, सिक्के की व्यास तो दिया हुआ है 1.75। अब व्यास 1.75 है, इसका मतलब त्रिज्या क्या हो गई, 1.75/2। ये तो हो गई त्रिज्या सेंटीमीटर, त्रिज्या तो क्या हो गई व्यास के आधा। जबकि मोटाई, मोटाई कितनी, 2 mm। मोटाई यानी कि इसकी जो हाइट है वही इसकी मोटाई होती है, और मोटाई कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 2 mm। 2 mm है, mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर। 2/10 सेंटीमीटर, ये 0.2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, 10 का भाग चला जाएगा तभी आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आर आ गई, एच आ गई, और ये क्या है आपका बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, और ये होता है πr²। आर क्या है आपके पास में, ये अगर इसको और आगे सोल्व करें तो यहाँ पे दशमलव हटा दो, दशमलव हटा करके यहाँ पे भाग नीचे 2 जीरो लग गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25×7 = 175, 25×8 = 200, 7/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो πr² इंटू एच, और एच क्या है यहाँ पे 2/10, 2/10। बस अब इसको आगे सोल्व कर लो, सोल्व करके सिक्कों की संख्या निकाली जा सकती है, जो आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं। बाकी चाहो तो इसको सोल्व करके मैं बता देता हूँ। अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पे एक पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा 1 0, एक और पॉइंट हटाया तो एक और 0, इसमें यहां से तो ये कट गया एक तो, ठीक है, और बाकी जो भी जिससे कट रहा है उसको काट दो। 1 10 इससे कट गया, ठीक है। अब ये 7 8 8, ये जो नीचे के नीचे ये आ जाएंगे और ऊपर,
तो यहाँ पे आपके पास बचा 55 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8। ये तो ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2। तो ये 7 से 7 चला जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। इस 7 से ये चल जाएगा 5 बार 35, फिर 2 इंटू 2 4, 4 से ये चला जाएगा 4 दूनी 8। तो 5 25, 25 दूनी 50, 50 इंटू 8 और 8 पंजे 40, 400, 400 सिक्के। कुल मिलाकर के इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल था, बाकी क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस यहाँ पे ये जमाना है, ये जमा दिया तो आखिर में ये कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा 400। कोई कैलकुलेशन में कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस हो सकता है आप पॉइंटों में ऊपर नीचे करने में कुछ गलती कर जाए या इसको कन्वर्ट करने में कुछ गलती कर जाए। कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे 7/8 नहीं करते तो 175/2 भी, 175/200 रख सकते हैं, या 1.75/2 भी रख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। कैलकुलेशन आप जैसा आप कर पाए वैसा कर लिए। मैं आसान बनाने के लिए इसको 7/8 रखा हूं। जैसा भी आपसे बन पा रहा है, वहां ये मत सोचिए कि आपके पास में क्या है, टाइम है, करना आता है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आपके जैसे बन पड़े वैसे कीजिए, बस आंसर आना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक भुज है। स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ लेते हुए चलिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आपने अगर इन क्वेश्चनों को पहले खुद करने की कोशिश की है तो 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं आ रहे, बाकी के क्वेश्चन आप खुद भी कर पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसकी तिर्यक भुजा दे दी 10 मीटर। तिर्यक भुजा दे दी 10 मीटर, यानी कि एल दे दी आपको 10 मीटर। ऊंचाई दे दी इसकी 8 मीटर, ऊंचाई दे दी 8 मीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा है, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान यहाँ पे ये लिख करके दिया है कि पाई का मान 3.14 ही आपको रखना है। तो पाई का मान अगर आप 3.14 रख दें तो ये पाई का मान हो गया 3.14। एल का मान यहाँ पे दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है 10। आर का मान यहाँ नहीं दिया, लेकिन यहाँ एच का मान दिया हुआ है। अब इस तरीके के शंकु में हमें एक पता है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि जब आपको एच दे दिया कितना 8, एल दे दिया यहाँ पे 10, तो आर का मान आप निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। चाहो तो आप इस तरीके से निकाल लो कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। चाहे आप डायरेक्ट, आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए कि ये इसका ट्रिपलेट क्या होता है 6 8 10। तो आर का मान क्या आ जाएगा 6, सीधी सी बात है। अब इसको अगर आप सोल्व करें तो ये हो गया आपका 3.14 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू 6 गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 2 लगा 6 कम 6 2 8, 6 3 18, 188.4। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। बस क्या चीज थी कि एक ट्रिपलेट काम में लिया था। ट्रिपलेट काम में नहीं लोगे तो यहाँ गलती कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप 10 और 8 को उठाकर रख दोगे तो गलत होगा, और ऐसा ऑप्शन जरूर होगा। इसको करने पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में जरूर होगा ही होगा। तो ये गलत करवाने के लिए, बाकी क्वेश्चन काफी इजी था। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर एल। बस इतना सिंपल क्वेश्चन तो सबने कर ही लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चन तो काफी सिंपल आते हैं और कुछ क्वेश्चन काफी टफ आते हैं। तो आपको अगर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम आधे क्वेश्चन जो सिंपल आते हैं वो तो करने आने चाहिए, और यही आपकी पार लगाएंगे। तो उम्मीद है ये क्लास भी, ये वाला टॉपिक आपसे हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। अब देख लीजिए आप, क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। सारे क्वेश्चन सिंपल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, सारे हार्ड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, पर देख करके छोड़ना एक अलग बात होती है कि आप सीधे देख करके छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आपको जैसी भी क्लास लग रही है आप कमेंट में अपने दिल की बात वहां पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आप बिल्कुल जेन्युइन कमेंट कीजिए, जो भी आपको लग रहा है क्लास के बारे में। आपको जो भी नेक्स्ट क्लास चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसा भी आपको लगे, क्लास अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक या हाइप की कर सकते हैं। आजकल हाइप का भी ऑप्शन आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।